गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने कक्षा 10th के हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लघु कथा लेखन का अध्ययन करेंगे। ये लघु कथा लेखन यानी अपने को एक कहानी लिखनी है और वो कहानी जो है वह पास्ट टेंस में होनी चाहिए यानी भूतकाल में होनी चाहिए। यहाँ पर जो CBSE के द्वारा इस पाठ्यक्रम में ये जो नया टॉपिक जोड़ा है लघु कथा लेखन, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में अधिक से अधिक भाषा का मूल्यांकन शब्द हो सके। इसके साथ ही आपको कोई भी जो कहानी लिखनी है वो कहानी कई रूपों में आ सकती है, या तो उसके चित्र के रूप में आ सकती है, या आपके कुछ संकेत बिंदुओं के आधार पर आ सकती है, या कोई अधूरी कहानी है उसको पूरा करने के रूप में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से CBSE ने कक्षा 10th में जो लघु कथा लेखन है इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु आपको दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में। उस संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको उस कहानी का निर्माण करना है। कहानी का निर्माण करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा बच्चों कि हमारी जो भी हम कहानी लिखेंगे वो संकेत बिंदुओं के आधार पर उसके विषय के अनुरूप ही होनी चाहिए, उससे अलग हटकर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जो भी कहानी लिखेंगे संकेत बिंदुओं के आधार पर वो 3 या 4 परिच्छेद में होनी चाहिए। 3 या 4 परिच्छेद यानी आपके 3 या 4 पैराग्राफ उसमें आपको होना चाहिए। और जब भी आप कहानी का निर्माण करेंगे, कहानी लिखेंगे, तो उसमें अपनी कल्पना शक्ति का भी आपको प्रयोग करना है और कल्पना शक्ति के माध्यम से ही आपको किसी भी चीज़ को निर्माण करते हुए उसके पात्र या स्थान को लिखना है। कल्पना के आधार पर आप स्थान और शीर्षक का नाम दे सकते हैं, पात्र का नाम दे सकते हैं, चित्र के आधार पर, संकेत के आधार पर, अधूरी कहानी के आधार पर भी आप कहानी लिख सकते हैं। CBSE में यहाँ पर संकेत बिंदुओं के आधार पर ही कहानी लिखनी है और उसके उदाहरण मैं आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पर कहानी लेखन से आपका ये लाभ होगा कि इससे आपकी भाषा का सुधार होगा, भाषा का मूल्यांकन करने में आपको सुविधा रहेगी और आप अधिक से अधिक उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका शब्द सीमा है आपको उसका ध्यान रखना है कि शब्द सीमा जो दे रखी है उसी के अनुरूप आपको कहानी लिखनी है। जैसे 80 से 100 शब्दों में दे रखी है तो 80 से 100 शब्दों के बीच में ही आपको कहानी को पूरा करना है। 3 या 4 पैराग्राफ लिखना है, ना तो कहानी बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, ना बिल्कुल कहानी बड़ी होनी चाहिए। आपको जो शब्द सीमा दे रखी है और जो संकेत बिंदु दे रखे हैं उन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर ही कहानी का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, आपको हमेशा कहानी का निर्माण करते समय ये बात ध्यान रखना है कि जो भी आपको संकेत बिंदु दे रखे हैं उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको कहानी लिखनी है। जैसे आपने यहाँ पर ये देखा, एक गाँव में 2 बच्चे। अब जैसे ये संकेत है, इस संकेत बिंदु को मानकर आप उसका कुछ वाक्य बना सकते हैं, लेकिन ये क्रम से चलना चाहिए। जैसे आपने ये पैराग्राफ लिया, उसके बाद आपके ये आना चाहिए और उसके बाद फिर ये संकेत बिंदु आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले ये लिख लिया, ये छोड़ देता हूँ संकेत, उसके बाद दूसरा ये वाला लिख लेता हूँ, फिर ये छोड़ देता हूँ, ये लिख लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल नियम से क्रम पूर्वक चलते हुए पहले जो दे रखा है, पहली लाइन में जो संकेत दे रखा है उन संकेत बिंदुओं का आधार मानकर आपको वाक्य निर्माण करते हुए कहानी का निर्माण करना है। फिर जो दूसरा दे रखा है दूसरी लाइन में उसका आपको निर्माण करना है। फिर इसके बाद तीसरा जो संकेत बिंदु दे रखा है उसके आधार पर आपको कहानी का निर्माण करना है। यानी आपको क्रम से चलना है। ये नहीं कि आपने पहले ये ले लिया, फिर बाद में बीच वाला ले लिया, फिर लास्ट वाला ले लिया, तो इस प्रकार से आपका जो कहानी लेखन है वो बिल्कुल पूरा गलत हो जाएगा। तो जब भी आपके परीक्षा में कहानी के संकेत बिंदु दे रखे हैं तो आपको कहानी के संकेत बिंदु बिल्कुल क्रम से ही आपको लिखना है कि पहली लाइन में जो संकेत है पहले उनको लिखना है, फिर दूसरी लाइन में जो संकेत है उनको लिखना है, फिर तीसरी लाइन में जो संकेत है उनको लिखकर फिर लास्ट में जो कहानी का अंत लिखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कहानी लेखन करते समय कि आपको उसका शीर्षक भी बताना है कि कहानी का मुख्य रूप से नाम क्या हो सकता है, उसका शीर्षक क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ बच्चों।
और मैंने उसका निर्माण किया है। आपको जिस प्रकार से कुछ उदाहरण मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी, उसमें आप कहानी का निर्माण करके और आप उसको कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमको निम्नलिखित संकेत बिंदु के आधार पर 80 से 100 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देना है। एक गांव में 2 बच्चे, पहला संकेत, फिर डैश, फिर दोनों में मित्रता, दोनों का साथ में पढ़ना और खेलना, फिर डैश, एक बार डैश, दोनों मित्रों का साथ में खेलना डैश, खेलते हुए एक मित्र कुएं में गिर गया डैश, आसपास कोई नहीं था डैश, दूसरे मित्र को बचाया। इस प्रकार से ये संकेत बिंदु है। उस संकेत बिंदु के आधार पर कहानी का निर्माण किया गया है। अब आप कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए कि किस प्रकार से इन संकेत बिंदुओं के माध्यम से कहानी का निर्माण किया गया है। तो देखिए, विजयनगर एक बहुत सुंदर गांव था। तो यहाँ पर एक गांव में लिखा है, तो आप कोई भी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपनी कल्पना से गांव का नाम भी लिख सकते हैं और गांव के बारे में भी बता सकते हैं कि वो गांव किस प्रकार का था। तो यहाँ पर मैंने लिया है कि विजयनगर एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ 2 बच्चे रहते थे। अब 2 बच्चे दे रखे, वहाँ 2 बच्चे रहते थे। अब उनका नाम भी दे सकते हैं आप। उनका नाम रोहन और श्याम था। एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, साथ में जाते और साथ में ही विद्यालय से वापस घर लौटते थे। फिर से देखिए, विजयनगर एक बहुत सुंदर गांव था। संकेत बिंदुओं को भी देखते रहिए। वहाँ 2 बच्चे रहते थे, उनका नाम रोहन और श्याम था। रोहन 8 साल का था, श्याम 10 साल का था। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, साथ में जाते और साथ में ही विद्यालय से वापस घर लौटते थे। वे साथ में शाम में खेलते। पूरे गांव में उनकी सच्ची मित्रता की बहुत प्रशंसा होती थी। और एक दिन वह शाम के समय हमेशा की तरह मैदान में खेलने गए। जैसे रोज जाते थे, वैसे ही उस दिन शाम को गए। खेलते खेलते उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा कि काफ़ी रात हो गई। रोहन ने कहा कि बस एक आखिरी खेल। श्याम ने कहा कि चलो घर चलें, तो रोहन ने कहा कि नहीं, बस एक आखिरी खेल लें फिर हम घर चलते हैं, कि एक आखिरी खेल लें फिर हम घर चलते हैं। रोहन ने कहा कि चलो आज हम दौड़ लगाते हैं, जो पहले उस कुएं के पास पहुंचेगा वही जीत जाएगा। दौड़ का आरंभ हुआ। श्याम जल्द ही कुएं के निकट आ गया, लेकिन जैसे ही वो कुएं के निकट पहुंचा, गीली मिट्टी पर पैर पड़ने से उसका पैर फिसल गया और कुएं में वो जा गिरा। उसके पीछे ही कौन था? रोहन था। रोहन ने तुरंत ही कुएं पर लगी रस्सी और बाल्टी को कुएं में रस्सी से डाला, और जैसे ही उसने डाला वैसे ही उसने तुरंत श्याम ने उसको पकड़ लिया और रोहन ने तुरंत ही उसको खींचना चाहा, पर बाल्टी उससे छूटी जा रही थी, उसके हाथ से छूटी जा रही थी, क्योंकि दोनों की आयु कम थी और वो एकदम गिर गया था श्याम, और रोहन उसको बाल्टी डालकर और रस्सी से उसको खींचने का प्रयास कर रहा था, और श्याम ने बाल्टी पकड़ भी ली थी, तो फिर भी वो बाल्टी जो थी उससे छूटी जा रही थी। श्याम ने उसको पकड़ लिया, रोहन ने उसे ऊपर खींचना चाहा, पर बाल्टी उससे छूटी जा रही थी। अंत में काफ़ी श्रम के बाद रोहन ने अपने मित्र को कुएं से निकाल ही लिया। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई, तो उनकी बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटे बच्चे किस प्रकार से, एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को कैसे बचा सकता है, कैसे कुएं से निकाल सकता है। मगर
गांव के एक बुज़ुर्ग रहीम चाचा ने कहा कि यह बहादुरी का कार्य उस बच्चे ने नहीं बल्कि उसकी सच्ची मित्रता ने उसको कराया है। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से संकेत बिंदु के आधार पर इस कहानी का निर्माण किया गया है। अब इसका हमको शीर्षक देना है, तो शीर्षक सही रूप में इसका क्या बनेगा? सच्ची मित्रता। इसी तरीके से बच्चों हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और उस दूसरे उदाहरण के माध्यम से कहानी का निर्माण करते हैं। तो उसमें भी आपको ये संकेत बिंदु परीक्षा में दिए रहेंगे। उस संकेत बिंदुओं के माध्यम से आपको उस कहानी का निर्माण करना है, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है, भाषा को सरल और सुसभ्य बनाते हुए उसको एकदम अच्छे से लिखना है, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। तो देखिए दूसरा जो है उदाहरण, गर्मी के दिन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बारहसिंगा, एक बारहसिंगा, फिर डैश डैश, नदी किनारे पानी पीना, नदी किनारे पानी पीना, डैश परछाई देख, परछाई देख, परछाई देख सींगों की प्रशंसा, टांगों के भद्देपन पर विचार, टांगों के भद्देपन पर विचार, फिर डैश शिकारी कुत्तों की आवाज़, शिकारी कुत्तों की आवाज़, फिर भाग गया, सींग का झाड़ी में फंसना, सींग का झाड़ी में फंसना, भागने पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, भागने पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, टांग और सींग की तुलना, टांग और सींग की तुलना। तो बच्चों इस तरह से उदाहरण 2 में ये संकेत बिंदु दे रखे हैं। गर्मी के दिन, एक बारहसिंगा, नदी किनारे पानी पीना, परछाई देख सींगों की प्रशंसा, टांगों के भद्देपन पर विचार, डैश शिकारी कुत्तों की आवाज़, डैश भाग गया, डैश सींग का झाड़ी में फंसना, डैश भागने पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, डैश टांग और सींग की तुलना। तो बच्चों इस संकेत बिंदुओं के आधार पर ये इस प्रकार से कहानी बनेगी कि गर्मी के दिन थे, एक बारहसिंगा को प्यास लगी। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नदी के किनारे पर आया। नदी का पानी जो था बहुत मीठा और ठंडा था। जब बारहसिंगा पानी पी रहा था तो उसने पानी में अपनी परछाई को देखा और बोला, मेरे सींग कितने सुंदर हैं और टांगें कितनी भद्दी, काश मेरी टांगें भी मेरे सींगों की तरह बहुत सुंदर होती। लगता है ईश्वर ने मेरी टांगों को इतना भद्दा बनाकर मेरे साथ अन्याय किया है।
वह ऐसा सोच ही रहा था तो उसे अपनी ओर आते हुए शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी। अपने जीवन की रक्षा करने, अपने आप को बचाने के लिए वह भागा, वहाँ से भाग गया। भागने में उसकी टांगों ने उसकी पूरी सहायता की। जिन टांगों को भद्दी बता रहा था वही टांगें उनकी सहायता की। और भागते भागते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया कि जहां पर बहुत सी कटीली झाड़ियां थी। उस कटीली झाड़ी में उस बारहसिंगा के सींग फंस गए। उसने बहुत प्रयत्न किया पर वो सींग उस कटीली झाड़ी में फंसते ही जा रहे थे और निकल नहीं रहे थे। वह सींग निकालने के लिए जितना प्रयत्न करता उतना ही वह उलझ जाते। तभी उसे कुत्तों के आने का शोर सुनाई दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए पुनः प्रयास किया और उसके सींग झाड़ियों से निकल आए। अब बारहसिंगे को कुत्ते के सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे। उसने तेजी से दौड़ते हुए फलांग लगाई और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि मैं जिन टांगों की बुराई कर रहा था, जिनको कोस रहा था, उन्हें भद्दी बता रहा था, आज उन्हीं टांगों के कारण, उन्हीं टांगों ने मेरी रक्षा की है और मेरे प्राणों को बचाया है। और मैं जिन सींगों की प्रशंसा कर रहा था, जिन सींगों को बहुत सुंदर बता रहा था और सुंदरता का बखान कर रहा था, उन्हीं के कारण आज मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। इसीलिए किसी भी वस्तु को बच्चों रूप रंग को देखकर बेकार नहीं समझना चाहिए, हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से ये बारहसिंगा की कहानी हुई है। आपको इसमें कॉपी में अपने ये दोनों उदाहरण लिखने हैं। एक उदाहरण में मैंने आपको बताया पहला सच्ची मित्रता के बारे में, दूसरा जो उदाहरण है उसका शीर्षक आप इस कहानी को अपनी नोटबुक में लिख के उसका शीर्षक आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारे कक्षा 10th के हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में लघु कथा लेखन जो नया पाठ जुड़ा है उसमें आपको इसी प्रकार से कहानी का निर्माण करना है, जिसमें कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। उन संकेत बिंदुओं से आप छोटे छोटे वाक्य बनाकर 3 या 4 पैराग्राफ आपको या 3 या 4 परिच्छेद में आपको उसको पूरा कहानी का निर्माण करना है। और कहानी का निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से यही प्रयास किया गया है कि भाषा के मूल्यांकन को किस प्रकार से सुधारा जाए और बच्चों में किस प्रकार से कल्पना शक्ति का निर्माण हो। तो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए आपको हमेशा कहानी पास्ट टेंस में लिखनी है, यानी भूतकाल में लिखनी है। और इस प्रकार से आपको 80 से 100 शब्दों की सीमा में ही उस शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही कहानी का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से PDF में आपके और भी कुछ कहानियाँ भेजी जाएगी, उनको भी आपको करना है। और ये 2 कहानियाँ आपको उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है। इस कहानी का शीर्षक भी आप स्वयं लिखेंगे। इस प्रकार से आज हमारा लघु कथा लेखन का अध्याय पूरा हुआ।